स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अभी आपने जो अकल्पनीय दृश्य देखा वो अहलान मोदी इवेंट का था। डॉक्टर सी राजा मोहन लिखते हैं कि ये अकल्पनीय था कि इतने रेडिकल इस्लामी और रूढ़िवादी अरेबियन पेनिनसुला में पूर्ण समर्थन के साथ कभी एक बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जाएगा और इसका उद्घाटन किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जब लास्ट अक्टूबर में फॉर्मर इंडियन नेवी के पर्सनल्स को मौत की सजा सुनाई गई थी तो उनकी रिहाई सुनिश्चित करना भी लगभग असंभव माना गया था। लेकिन आज ये दोनों ही काम मुमकिन हो चुके हैं। एक लंबी लीगल बैटल के बाद कतर से फॉर्मर इंडियन नेवी के पर्सनल्स को फाइनली रिहा कर दिया गया है, जिसको इंडिया की क्वाइट डिप्लोमेसी की शानदार जीत बताया जा रहा है। और दूसरे डेवलपमेंट के तहत 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है और उन्होंने इसको इंडिया और UAE के रिलेशनशिप के इतिहास का सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट बताया है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मंदिर का उद्घाटन मल्टीकल्चरिज्म को फिर से परिभाषित करता है। यदि आप गौर करें तो एक मुस्लिम राज्य ने एक मंदिर के लिए जमीन दी है और ये फैक्ट इस बात को हाईलाइट करता है कि रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस और कल्चरल एवोल्यूशन के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत अलग है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ शांति और सद्भाव के साथ एकजुटता नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी शामिल है और इस मंदिर का इनॉग्रेशन इसी विचारधारा को दर्शाता है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस टेम्पल का इनॉग्रेशन UAE में मौजूद 3.5 मिलियन की स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी समेत भारत और UAE की बायलैटरल टाइज के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक मूवमेंट है। लेकिन पीएम मोदी की इस विजिट में और भी ऐसी कई चीजें हैं जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस विजिट पर UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की फ्लरिशिंग बोनोमी ने अपनी खास अटेंशन ग्रैब की है और जाहिर है कि ये फैक्टर इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खास बना देता है। आपको बता दें कि साल 2015 के बाद से पीएम मोदी की UAE में 7th विजिट थी और लास्ट 8 मंथ्स में उनकी तीसरी विजिट थी। आप देख सकते हैं कितने कम ड्यूरेशन में भारत और UAE की रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि आज इसको न्यू दिल्ली के सबसे प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में से एक बताया जा रहा है और इन संबंधों की बुनियाद कुछ बेहद ही अहम स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर रखी गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस रिलेशनशिप के इन्हीं सब पहलुओं को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक UPSC मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल की। दोस्तों, UAE में 3 और हिंदू मंदिर हैं जो कि दुबई में मौजूद हैं, लेकिन स्टोन आर्किटेक्चर के साथ इतने बड़े क्षेत्र में फैला BAPS मंदिर गल्फ रीजन का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS द्वारा किया गया है, जो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय स्वामी नारायण संस्था का एक गढ़ है। देखा जाए तो UAE में इंडिया की 3.3 मिलियन की लार्जेस्ट डायस्पोरा रहती है, जो देश की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है और इनमें से लगभग 150 से 200 फैमिलीज BAPS स्वामी नारायण भक्त हैं। दोस्तों, BAPS के पास दुनिया भर में लगभग 1550 मंदिरों का नेटवर्क है, जिसमें नई दिल्ली और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर और लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, अटलांटा के अलावा टोरंटो, लॉस एंजल्स और नैरोबी के स्वामी नारायण मंदिर भी शामिल हैं। BAPS के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके 10वें आध्यात्मिक गुरु और संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 अप्रैल 1997 को अबू धाबी के रेगिस्तान में एक हिंदू मंदिर की कल्पना की थी, जो देशों, समुदायों और संस्कृतियों को एक साथ ला सकता है और आज वो सपना पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने साल 2015 में पीएम मोदी की UAE विजिट के दौरान मंदिर के निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन डोनेट की थी और इसके बाद जनवरी 2019 में UAE के राष्ट्रपति ने इसके लिए एडिशनल 13.5 एकड़ लैंड उपहार में दिए थे। दोस्तों, ऐसे में मंदिर के लिए कुल 27 एकड़ की भूमि उपहार के रूप में दी गई है और साल 2017 में ही पीएम मोदी के द्वारा इस मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था। आप देख सकते हैं इस मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और अंदर के भाग में सफेद इतालवी संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसमें 18 लाख ईंटों, 7 लाख मानव घंटों और 1.8 लाख घन मीटर बलुआ पत्थर की लागत आई है। मंदिर के वॉलंटियर उमेश राजा के मुताबिक 20,000 टन बलुआ पत्थर के टुकड़े राजस्थान में तराशे गए और फिर 700 कंटेनरों में अबू धाबी भेजे गए। आप देखेंगे तो सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि 5 साल तक मंदिर के निर्माण में मदद करने वाले कई मजदूर गुजरात और राजस्थान के हैं। यहाँ तक कि इटली से माइन किए गए संगमरमर को नक्काशी के लिए पहले भारत भेजा गया और फिर वहां से इसको इस मंदिर में यूज करने के लिए UAE वापस भेजा गया। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने इस मंदिर के सामने के पैनल में यूनिवर्सल आइडियाज
अलग अलग संस्कृतियों के गुड वैल्यूज की कहानियों और हिंदू आध्यात्मिक नेताओं और अवतारों को दर्शाया गया है। साथ ही मंदिर के 7 शिखर यूएई के 7 एमिरेट्स का प्रतीक हैं और इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड साइज्मिक एक्टिविटी की जांच के लिए मंदिर की नींव में 300 से अधिक हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं। दोस्तों, सबके अलावा मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के चारों ओर स्थापित 96 घंटियां और गौमुख शामिल हैं। ये 96 घंटियां प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्ष के जीवन के लिए एक श्रद्धांजलि हैं। मंदिर में हीट रेजिस्टेंट नैनो टाइल्स एंड हैवी ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर मिडिल ईस्ट के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी पर्यटकों को चलना आरामदायक रहेगा। आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर बाईं ओर 1997 में अबू धाबी में मंदिर की कल्पना करते हुए प्रमुख स्वामी महाराज के दृश्य की एक पत्थर की नक्काशी है। साथ ही मंदिर में किसी भी लोहे की सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में कई अलग अलग प्रकार के खंभे देखे जा सकते हैं, जिनमें एक विशेष स्तंभ भी मौजूद है और इस स्तंभों का स्तंभ कहा जाता है, जिसमें लगभग 1400 छोटे खंभे खुदे हुए हैं। साथ ही 27 एकड़ में से मंदिर परिसर 13.5 एकड़ में है, जिसमें 13.5 एकड़ का पार्किंग क्षेत्र है, जहां लगभग 1400 कारों और 50 बसों को पार्क किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंदिर में भारत के चारों कोनों के देवताओं को चित्रित किया गया है, जिनमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, भगवान शिव, पार्वती और गणेश के अलावा कार्तिकेय, जगन्नाथ, राधा कृष्ण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज और तिरुपति बालाजी के अलावा पद्मावती और भगवान अयप्पा शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके चारों ओर एक पवित्र नदी है, जिसके लिए गंगा और यमुना का पानी लाया गया है, जबकि सरस्वती नदी को सफेद रोशनी के रूप में चित्रित किया गया है और जहां गंगा गुजरती है वहां वाराणसी जैसा घाट बनाया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन की 15 मूल्यवान कहानियों के अलावा यहाँ माया सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अरेबिक सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन के अलावा चाइनीज और अफ्रीकन सिविलाइजेशन की कहानियों को भी चित्रित किया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए एक मुस्लिम राजा ने एक हिंदू मंदिर के लिए जमीन दान की थी, जहाँ मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई, परियोजना प्रबंधक एक सिख, संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध, निर्माण कंपनी एक पारसी समूह से और डायरेक्टर जैन समूह से आता है। यानी एक तरीके से इस मंदिर में दुनिया के सभी अहम रिलीजन्स का समावेश है, जो अपने आप में इस मंदिर को बहुत खास बना देता है। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। दोस्तों, ये तो बात हुई मंदिर की, लेकिन भारत और यूएई की स्टोरी एक टेम्पल तक ही सीमित नहीं है। सो आइए अब इंडिया और यूएई की इसी खास बायलैटरल टाइज के दूसरे पहलुओं पर गौर कर लेते हैं। दोस्तों, आज इंडिया और अरब वर्ल्ड या खास करके यूएई एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप देखेंगे तो उसमें काफी कुछ बदल गया है। डॉक्टर सी राजा मोहन इस चेंज को 5 मेन पिलर्स में डिराइव करते हैं, जिसमें पहला पिलर लीडर्स के आपसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। दोस्तों, काफी समय तक मिडिल ईस्ट रीजन इंडियन डिप्लोमेसी की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज में नजर नहीं आता था। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपीए के शासन के 10 सालों के दौरान पीएम मनमोहन सिंह ने केवल 4 बार मध्य पूर्व की यात्रा की और उनमें से भी 2 यात्राएं काहिरा और तेहरान में नैम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थी। लेकिन साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से पीएम मोदी 15 बार मिडिल ईस्ट रीजन के अलग अलग देशों के दौरे पर जा चुके हैं। दोस्तों, यूएई पर गौर करें तो पीएम मोदी की साल 2015 की यूएई विजिट 1981 के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और इस पीरियड में हमें केवल नंबर ऑफ विजिट्स में ही बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, बल्कि इस बीच इन विजिट्स के दौरान दोनों देशों की क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट में भी एक महत्वपूर्ण चेंज आया है।
प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इस रीजन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के एमिरेट्स के साथ पर्सनल कनेक्शन विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो गल्फ मोनार्क्स लीडरशिप लेवल पर पर्सनल टाइज को महत्व देते हैं और उसी के बलबूते पर वो अपनी कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल एक्सचेंज को कल्टीवेट करते हैं। आप देखेंगे तो भारत और यूएई के बीच इक्वेशन साफ नजर आता है। हाल ही में ये स्पेशल रिलेशनशिप उस टाइम पर विजिबल हुई जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान जनवरी में गांधीनगर में आयोजित 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस लेटेस्ट विजिट के दौरान भी उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को ब्रदर कहकर संबोधित किया है। दोस्तों, लीडर्स की पर्सनल बॉन्डिंग दो देशों के रिलेशंस को ड्राइव करने का बेहद अहम ड्राइवर होती है और इस चीज को आप भारत के रशिया, फ्रांस और इसराइल जैसे देशों के संबंधों में भली भांति देख सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे पिलर की बात करें तो वो है दो देशों का पॉलिटिकल डोमेन। आप देखेंगे तो काफी लंबे टाइम तक गल्फ रीजन के साथ इंडिया का एंगेजमेंट काफी हद तक अरब वर्ल्ड के कुछ बड़े मुद्दों तक ही सीमित था। भारत ने एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी टेररिज्म जैसे बड़े मुद्दों पर हमेशा इस रीजन के लिए अपना सपोर्ट ऑफर किया है। हालांकि इन इश्यूज पर इंडिया के सपोर्ट को अरब वर्ल्ड ने हमेशा वेलकम किया है, लेकिन इस रीजन के साथ एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट में दिल्ली का लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट का मुद्दा रहा। दोस्तों, ऐसा लगता था कि मानो न्यू दिल्ली को अरब वर्ल्ड की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कई दशकों से इन दोनों गुटों की रिलेशनशिप प्रैग्मेटिज्म लैक करती रही, लेकिन आज वो बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में इंडिया, इजरायल, यूएस और यूएई के द्वारा I2U2 का गठन किया जाना और G20 के मार्जिन्स पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, ये इस रीजन के साथ इंडिया की जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट में रेडिकल रीओरिएंटेशन को दर्शा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिया और इस रीजन की पास्ट रिलेशनशिप में इम्प्रैक्टिकल अप्रोच का एक बड़ा कारण यह था कि इस रीजन को ब्रॉडली रिलीजियस लेंस से देखा जाता था। पाकिस्तान इस्लामिक एकजुटता की तलाश में हमेशा से ही मिडिल ईस्ट से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता था और इस फैक्टर ने मिडिल ईस्ट में इंडिपेंडेंट इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को जटिल बना दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन इक्वेशंस में गल्फ और पाकिस्तान को जोड़ने वाले रिलीजियस एंगल को ओवर एस्टिमेट किया जाता था। साथ ही साथ इंडिया के ग्रेटर कोऑपरेशन के लिए इस रीजन की गुडविल को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट किया जाता था। आप देखेंगे तो पिछले दशक में गल्फ और इंडिया के संबंधों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड के वोकल डिसएंगेजमेंट का भी एक बड़ा रोल रहा है। आज जहां एक और इंडिया गल्फ के साथ अपनी स्पेशल टाइज को सेलिब्रेट करता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस क्षेत्र के साथ प्रोडक्टिव एंगेजमेंट के लिए आज भी तरस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूएई ने 2019 में OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की बैठक की मेजबानी की तो उसने पाकिस्तान सहित कुछ देशों के विरोध के बावजूद भी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज को कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया और इससे पहले 2018 में भारत यूएई एनुअल कल्चरल फेस्टिवल अबू धाबी फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित था। साथ ही अगस्त 2019 में संयुक्त अरब अमीरात की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यूएई टॉप सिविलियन ऑनर यानी कि ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान जनवरी 2017 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे और यूएई उन कुछ देशों में से एक था जिन्हें सितंबर 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। साथ ही आज यूएई एंड सऊदी अरेबिया जैसे देशों में रिलीजियस कंजर्वेटिज्म को रिलीजियस टॉलरेंस द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है और डॉक्टर सिराजा मोहन के मुताबिक अरब वर्ल्ड में चल रहा ये सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भारत के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और अबू धाबी में टेम्पल का इनॉग्रेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। खैर, अब भारत और यूएई के रिलेशनशिप पर वापस आए तो आप देखेंगे तो उसमें चौथा स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग पिलर इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है। दोस्तों, भारत और यूएई की टाइज में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन असल में अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी की फर्स्ट यूएई विजिट के दौरान हुआ। दरअसल इस विजिट के दौरान 17 अगस्त 2015 को इन दोनों देशों ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें इनके द्वारा 31 एजेंडाज को लिस्ट किया गया था। दोस्तों, इन दस्तावेजों ने बाद में सामने वाली सभी परियोजनाओं और प्रस्तावों के लिए फाउंडेशन तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी की 5th यूएई विजिट के दौरान 15 जुलाई 2023 को जारी की गई ज्वाइंट स्टेटमेंट साल 2015 में डिसाइड किए गए अलग अलग एजेंडाज की प्रोग्रेस को दर्शा रही थी। दोनों देशों ने 18 फरवरी 2022 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे जिससे बायलैटरल ट्रेड व्यापार को और बढ़ावा मिला है। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को कुल 88 डेज के रिकॉर्ड टाइम में साइन किया गया था। ये अगले 5 सालों में इन दोनों के ट्रेड को $115 बिलियन तक ले जाने का विजन रखता है। आपको बता दें कि 2022 से 23 में भारत और यूएई का बायलैटरल ट्रेड $85 बिलियन तक पहुंच गया। साथ ही यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। आज यूएई इंडिया का 4th लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर भी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आज गल्फ रीजन अपनी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इसके लिए वो ग्रीन एनर्जी, स्पेस,
सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसे सेक्टर्स में भी भर भर के निवेश कर रहा है। ये फैक्टर यूएई और इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। साथ ही इसके अलावा फिनटेक म्यूचुअल कन्वर्जेंस का एक और शिफ्टिंग फील्ड है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के की कंपोनेंट रुपे कार्ड को अगस्त 2019 से ही यूएई में एक्सेप्ट किया जा रहा है और जुलाई 2023 से दुबई के एयरपोर्ट्स पर ट्रांजैक्शन के लिए इंडियन करेंसी रुपीस को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया और यूएई ने रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम को भी ऑपरेशनलाइज किया है। अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को रुपीस में पेमेंट की थी और इन दोनों के बीच पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम्स को आपस में जोड़ने की शुरुआत की जा चुकी है। आप देखेंगे तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एनर्जी सिक्योरिटी का। दोस्तों, यूएई इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। ये क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जिसके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भारत में स्टोर्ड हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 2026 से 39 के दौरान 1.2 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस बाय करने की 14 ईयर डील साइन किया है। ये स्टेप इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम बताया जा रहा है। और इन सब के अलावा मंगलुरु में $400 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में निवेश करने के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का एक परिसर अबू धाबी में स्थापित किया जा रहा है, जो शुरुआत में एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी में मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करेगा। और ये सभी डेवलपमेंट्स इन दोनों देशों की फ्लरिशिंग रिलेशनशिप को साफ साफ बयां करते हैं। दोस्तों, इन दोनों की इक्वेशन में भारत मार्ट नाम का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट और ऐड हुआ है। ये प्रोग्राम चाइना के ड्रैगन मार्ट का एक टफ कंपटीशन बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लेटेस्ट विजिट पर इसे लॉन्च किया है। ये एक तरह की वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक छत के नीचे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को शो करने का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। ये 2025 तक ऑपरेशनल हो सकता है। आपको बता दें कि भारत मार्ट का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक होने की उम्मीद है। दुबई बेस्ड मल्टीनेशनल डीपी वर्ल्ड की देखरेख में जेबल अली फ्री ट्रेड जोन के अंदर स्थित भारत मार्ट अलग अलग व्यवसायिक जरूरतों और गतिविधियों को पूरा करने वाले एक व्यापक गंतव्य के रूप में काम करने के लिए तैयार है। भारत मार्ट में भारी मशीनरी से लेकर खराब होने वाली वस्तुओं तक यानी अलग अलग श्रेणियों के सामानों को पूरा करने के लिए खुदरा शोरूम, कार्यालय, गोदाम और सहायक सुविधाएं होंगी। साथ इन सब के अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित करने की योजना है जो वैश्विक खरीदारों को सुविधा से सामान आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, भारत मार्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसलिए भी है क्योंकि भारत और यूएई सीएपीए के हिस्से के रूप में 2030 तक अपने नॉन पेट्रोलियम ट्रेड को दोगुना करके $100 बिलियन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत मार्ट संभावित रूप से भारत के एमएसएमई सेक्टर्स को गल्फ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करके उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यानी कुल मिलाकर के इन दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस और रेगुलर इंटरेक्शंस ने इंडिया के लिए और उसके सबसे डायनेमिक और कॉन्सिक्वेंशियल बायलैटरल रिलेशनशिप को जन्म दिया है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।